नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आरएस सीआईटी परीक्षाओं तथा सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की इस प्रश्नोत्तरी में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन क्वेश्चन नंबर 1 से। और उससे पहले मैं एक बात बता दूं आपको, इन क्वेश्चंस के अलावा प्रतिदिन जो ऑनलाइन टेस्ट हो रहे हैं आप उनको भी ज्वाइन करें। और इसके साथ अगर इनकी पीडीएफ यदि आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, उस पर जाके आप इन क्वेश्चंस की पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अपना सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, डॉट नेट किस प्रकार का डोमेन है। देखिए, अगर अपन बात करें तो डोमेन होते क्या हैं। जैसे आपने देखा होगा, जब भी अपनी वेबसाइट लगाते हैं तो उसके पीछे लगाते हैं अपन, जैसे ये डॉट नेट है और डॉट कॉम है, डॉट जीओवी है, डॉट इन है, आदि सभी लगाते हैं। ये होते हैं अपने डोमेन। कुछ एक प्रमुख डोमेन है आपके सामने, जैसे डॉट कॉम, डॉट ईडीयू, ईडीयू की फुल फॉर्म होती है एजुकेशन, डॉट जीओवी, डॉट एफआर, डॉट मी, डॉट बीज, डॉट ट्रेंड, डॉट लाइव, ये होते हैं डोमेन। देखिए जो अपना यूआरएल होता है, यूआरएल देखिए यूआरएल क्या होता है। यूआरएल की फुल फॉर्म होती है अपना यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जैसे ये अपना एक यूआरएल है, इस पूरे को यूआरएल कहा जाता है। जैसे जब भी अपन वेबसाइट शुरू होती है, कहां से शुरू होती है, http स्लैश फिर आता है www, ये होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर। इसके बाद ये होता है सब डोमेन www, ये होता है डोमेन नेम, जैसे google.com, जैसे rkcl.com, जैसे rajgov.in, और इसी प्रकार इसके बाद ये होते हैं डोमेन .com। अब देखिए जो यूआरएल है, यूआरएल हमें कहां दिखाई देता है। जैसे ये है अपना गूगल, जब भी अपन ओपन करते हैं अपना गूगल कुछ इस प्रकार से ओपन होता है। इसके अंदर यहां पे देखिए ये एक पट्टी दिखाई दे रही है आपको। इस पट्टी का क्या नाम होता है, इसका नाम होता है एड्रेस बार। क्या नाम होता है, एड्रेस बार। इस एड्रेस बार के अंदर अपन इसके अंदर यूआरएल डाला जाता है। क्या डाला जाता है, यूआरएल। यूआरएल की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो देखिए इसके संदर्भ में डॉट नेट क्या है, किससे संबंधित है, तो वो है नेटवर्क से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1969 में इंटरनेट को किस नाम से जाना जाता था। तो देखिए जब इंटरनेट की शुरुआत हुई तब इंटरनेट को इंटरनेट के नाम से नहीं जाना जाता था, तब इंटरनेट को एप्रानेट के नाम से जाना जाता था, जो अमेरिका में विकसित हुआ था। एप्रानेट की फुल फॉर्म थी एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। इसके बाद 1969 में इसका नाम चेंज करके इंटरनेट रख दिया गया। तो 1969 से पहले इंटरनेट को एप्रानेट के नाम से जाना जाता था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं है। इनमें से सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, कीबोर्ड नहीं है, लिनक्स नहीं है, या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है। इसके अंदर देखिए सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है, तो अपना सॉफ्टवेयर कीबोर्ड नहीं है, ये एक हार्डवेयर है और एक इनपुट डिवाइस भी है। अब देखिए अगर अपन बात करें तो इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, यह एक माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्मित एक ब्राउजर है जिसे अब बंद कर दिया गया है और अब इसे माइक्रोसॉफ्ट एज के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, एक छात्र डैश का उपयोग करके विश्वविद्यालय को अपनी ऑनलाइन शुल्क जमा करा सकता है। किनके जरिए करा सकता है, आधार कार्ड के जरिए, भामाशाह कार्ड के जरिए, राशन कार्ड के जरिए, या फिर ई मित्र के जरिए। तो अपना इसका सही आंसर क्या है, अपना इसका सही आंसर है ई मित्र के जरिए। एक कोई स्टूडेंट
ऑनलाइन फॉर्म की फीस ई-मित्र के जरिए जमा करवा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, यदि कोई सिस्टम या मशीन दुर्भावनापूर्ण रूप से ट्रैफिक या सूचनाओं से भर जाती है जो इसे दुर्घटनाग्रस्त कर देता है या उपयोगकर्ता के लिए सिस्टम का उपयोग दुर्गम हो जाता है, तो कौन सा हमला होता है? मतलब जब भी कोई यूजर अपना कंप्यूटर चला रहा है, यूज कर रहा है, तो देखिए कई बार ऐसा होता है कि वह टेम्परेरी फाइलों से भर जाता है, उसकी मेमोरी टेम्परेरी फाइलों से भर जाती है, या फिर जब भी वो उसे कंप्यूटर को इस्तेमाल करता है तो वो हैंग होना शुरू कर देता है। वो किस इनमें से किस अटैक के जरिए होता है ऐसा? तो वो होता है डिनाइल ऑफ सर्विस के जरिए। जब भी डिनाइल ऑफ सर्विस का अटैक होता है तब इस प्रकार की समस्या हमारे सामने उत्पन्न होती है। अगर अपन बात करें तो ये जो फिशिंग अटैक है ये किस प्रकार का होता है? इसमें आपके पास एक लिंक भेजा जाता है, यह मेल के जरिए भी आ सकता है, किसी भी प्रकार से आपके पास मेल आएगा। जब भी आप उस मेल को ओपन करोगे तो आपसे कुछ पर्सनल डिटेल मांगेगा, जैसे आपका नाम, पता, एड्रेस, पिन कोड, बैंक डिटेल आदि ये सभी मांगेगा। उस सिचुएशन में फिशिंग अटैक होता है। इसके बाद अगर अपन बात करें तो ट्रोजन हॉर्स क्या होता है? इसमें क्या होता है, पहले तो इसको आपके कंप्यूटर में डाला जाता है और उसके बाद आपके सिस्टम को रिमोट कंट्रोल के जरिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। मतलब कि इस अटैक में कोई दूसरा व्यक्ति आपके सिस्टम को कंट्रोल कर सकता है। तो अपना इसका सही आंसर क्या था? डिनायल ऑफ सर्विस। आगे बढ़ते हैं, अपना अगला क्वेश्चन है, यदि अटैचमेंट फाइल 25 से अधिक आकार की है और आप जीमेल का उपयोग करके ईमेल के साथ एक ही अटैचमेंट फाइल भेजना चाहते हैं, तब हम इनमें से किसका इस्तेमाल करेंगे? देखिए 25 MB तक तो अपने जीमेल की जो फाइल है वो चली जाएगी, लेकिन उसके बाद की किस प्रकार भेजेंगे? यदि उसी फाइल को अपन एक साथ भेजना हो तब हम क्या करेंगे? आप गूगल ड्राइव लिंक का उपयोग कर सकते हैं। गूगल ड्राइव लिंक का उपयोग करके अपन भेज सकते हैं, जिसके जरिए गूगल ड्राइव में जाके अपना जो अगला जिसको भेज रहे हैं वो डाउनलोड कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, अपना अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2010 में एक प्रकार का पैराग्राफ अलाइनमेंट है, इनमें से पैराग्राफ अलाइनमेंट कौन सा है? पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, इटैलिक या इंडेंट? देखिए पोर्ट्रेट क्या होता है, जैसे दो प्रकार के होते हैं अपना पेज की स्टाइल, एक पोर्ट्रेट होती है, एक लैंडस्केप होती है। तो पोर्ट्रेट तो ये होती है और पेज की ये जो साइज है ये होती है लैंडस्केप। जस्टिफाई और इटैलिक किसी वर्ड को अपन लिखते हैं, किसी वर्ड को लिखते हैं तो वो कुछ तिरछे होते हैं, उन्हें कहा जाता है इटैलिक। और जस्टिफाई बात करें तो जस्टिफाई होता है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कहां पे दिखाई देते हैं? तो जैसे अपने पास ये है एक माइक्रोसॉफ्ट है, यहां पे देखिए, यहां पे आपके सामने अलाइनमेंट दिखाई देंगे। ये है लेफ्ट अलाइनमेंट, ये है सेंटर अलाइनमेंट, ये है राइट अलाइनमेंट और ये है अपना जस्टिफाई अलाइनमेंट। तो इनमें से अलाइनमेंट कौन सा है? तो इनमें से अलाइनमेंट अपना जस्टिफाई अलाइनमेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, एमएस पावरपॉइंट 2010 में स्लाइड ट्रांजिशन और एनिमेशन इफेक्ट के बीच मूल अंतर क्या है? इनमें स्लाइड ट्रांजैक्शन और एनिमेशन इफेक्ट में डिफरेंस क्या होता है? तो देखिए स्लाइड ट्रांजिशन को पूरी स्लाइड पर लागू किया जाता है, जबकि एक स्लाइड पर ऑब्जेक्ट, पार्ट, आकृति, चित्र आदि पर एनिमेशन प्रभाव लागू होता है। दूसरा है एनिमेशन प्रभाव पूरे स्लाइड पर लागू होता है, जबकि स्लाइड पर ऑब्जेक्ट जैसे पार्ट, आकृति, चित्र आदि पर स्लाइड ट्रांजिशन लागू होता है। तीसरा, स्लाइड ट्रांजिशन स्लाइड शो के दौरान दिखाए जाते हैं, जबकि स्लाइड शो के दौरान एनिमेशन प्रभाव नहीं दिखाई देता। और चौथा है अपना स्लाइड ट्रांजिशन स्लाइड शो के दौरान नहीं दिखाए जाते, जबकि स्लाइड शो के दौरान एनिमेशन इफेक्ट दिखाए जाते हैं। तो इनमें से अपना सही आंसर क्या है? तो इनमें से अपना सही आंसर है ए, स्लाइड ट्रांजिशन को पूरी स्लाइड पे लागू होता है, जबकि एक स्लाइड पर ऑब्जेक्ट जैसे पार्ट, आकृति, चित्र पर एनिमेशन प्रभाव लागू होता है। मतलब कि पूरी जो स्लाइड है उस पे तो अपन ट्रांजिशन लगा सकते हैं, लेकिन एक कोई सिंगल आपने वर्ड लिख दिया या फिर कोई फोटो है उस पे अगर अपन को एनिमेशन या फिर कुछ डिजाइन लगानी हो तो वो अपन किसके जरिए लगा सकते हैं?
वो अपन एनिमेशन के जरिए लगा सकते हैं। तो अपना इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है एमएस पावर पॉइंट में कंट्रोल डी का क्या यूज है? इनमें से कंट्रोल डी का यूज क्या होता है? डुप्लीकेट फाइल के लिए, डुप्लीकेट स्लाइड के लिए, इस स्लाइड को डिलीट करने के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अपना इसका सही आंसर क्या है? डुप्लीकेट स्लाइड के लिए। देखिए जब भी अपन कुछ काम कर रहे हैं, यदि अपन लास्ट स्लाइड के ऊपर क्लिक करने के बाद कंट्रोल डी प्रेस करते हैं तो एक और स्लाइड उत्पन्न हो जाती है, सेम की सेम जो ऊपर वाली स्लाइड थी उसकी कॉपी हो जाती है नीचे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है अपना, माउस में मुख्य बटन कौन सा होता है? इनमें से मुख्य बटन कौन सा होता है? जैसे ये माउस अपना, इनमें मुख्य बटन कौन सा है? देखिए ये तो होता है लेफ्ट बटन, ये तो होता है लेफ्ट बटन, और ये होता है राइट बटन, और बीच में ये होता है स्क्रॉलर। तो इनमें मुख्य बटन कौन सा होता है? तो इनमें मुख्य बटन होता है लेफ्ट बटन, लेफ्ट बटन, क्योंकि सबसे ज्यादा अपन यूज लेफ्ट बटन को ही यूज में लेते हैं माउस के अंदर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चंस की अगर अपन बात करें, माइक्रो प्रोसेसर को प्राय कहा जाता है, तो माइक्रो प्रोसेसर को क्या कहा जाता है? माइक्रो प्रोसेसर को अपन सीपीयू भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रोसेसर को वेस्ट करने वाले प्रोग्राम को पहचानने वाले यूटिलिटी का नाम क्या है? तो उसे कहा जाता है टास्क मैनेजर, टास्क मैनेजर। आगे बढ़ते हैं, वर्णित नए टेक्स्ट के द्वारा पाए गए सभी टेक्स्ट को रिप्लेस करने के लिए आप किस बटन पर क्लिक करेंगे? तो अपना इसका सही आंसर है, तो अपना इसका सही आंसर है रिप्लेस ऑल, रिप्लेस ऑल। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, एक्सेल में पाइवट टेबल यूज में ली जाती है, तो पाइवट टेबल किसके लिए यूज में ली जाती है एक्सेल में? तो अपना इसका सही आंसर क्या है? डाटा को सॉर्ट करने के लिए, डाटा को संक्षिप्त करने के लिए, डाटा को संक्षिप्त करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के व्यू में स्लाइड की छोटी तस्वीरें नजर आती हैं? देखिए आपने पावर पॉइंट देखा होगा, वहां पे देखिए कुछ स्लाइड होती है, उसके पास एक छोटी छोटी और स्लाइडें दिखाई देती हैं आपको, इनको क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है स्लाइड सॉर्टर व्यू। क्या कहा जाता है? स्लाइड सॉर्टर व्यू। आगे बढ़ते हैं, पिछली क्लास के रिवीजन की बात करें तो डैश एक ऐसी विधि है जहां कई कार्य या प्रक्रियाएं सामान्य प्रोसेसिंग संसाधनों जैसे कि सीपीयू को साझा करती है, जबकि एक प्रोसेसिंग मोड है जो एक साथ कई सीपीयू का उपयोग करके दो या दो से अधिक प्रोग्राम को प्रोसेस करती है। तो अपना इसका सही आंसर है मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, डैश एवं डैश का उपयोग करके वर्ल्ड वाइड वेब पर आप किसी विशेष विषय पर चर्चा कर सकते हैं। तो अपना इसका सही आंसर है सर्च इंजन एंड इंडेक्सेस का। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, ईपीडीएस के माध्यम से मुख्य किस प्रकार के राशन प्राप्त कर सकते हैं? तो अपना इसका सही आंसर है, अपना इसका सही आंसर है सारे के सारे अपन राशन प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, टीसीपी आईपी का विस्तारित रूप क्या है? तो अपना इसका सही आंसर है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, एसएसओ सिंगल साइन ऑन का उद्देश्य क्या है? हेल्प डेस्क की लागत कम करना, ग्राहक संतुष्टि को बढ़ाना, उत्पादकता को बढ़ाना। तो ये सारे के सारे ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, राजनेट में कनेक्टिविटी हेतु किस तरीके का इस्तेमाल किया जाता है? तो कनेक्टिविटी हेतु सैटेलाइट, लैन, वैन या फिर ये सभी, तो इनमें सभी का यूज किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, यूपीआई का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही आंसर है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आयकर सेवाओं के अंतर्गत आता है? तो वो कौन सा आता है? वो आता है पैन कार्ड। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, मूल और असंबद्ध प्रलेखन के प्रमाण प्रदान करने के लिए एन्क्रिप्शन तकनीकों का उपयोग किया जाता है।
तो अपना इसका सही आंसर है डिजिटल सिग्नेचर। अगला क्वेश्चन है, डैश में आमतौर पर ईमेल द्वारा उपयोगकर्ता को एक लिंक पर क्लिक करने पर उसके व्यक्तिगत डेटा दर्ज करने के लिए कहा जाता है। तो किस अटैक के जरिए होता है वो होता है फिशिंग अटैक के जरिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, डैश एक स्पेशल प्रोग्राम है जो निर्दिष्ट इनपुट उपकरणों को बाकी के कंप्यूटर सिस्टम से संचार करने की अनुमति देते हैं। तो अपना इसका सही आंसर क्या है? तो वो होते हैं डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर। आगे बढ़ते हैं, यूटिलिटी प्रोग्राम को डैश प्रोग्राम भी कहा जाता है। तो यूटिलिटी प्रोग्राम को सर्विस प्रोग्राम भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, ARIL एक प्रकार का है। तो यह है एक फॉन्ट है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, यदि 3/6 का किसी एक सेल में बिना किसी फॉर्मेट के प्रवेशित किया जाता एक्सेल उसे व्यवहार में लाएगा। तो कैसे लाएगा? तो अपने इसका सही आंसर है डेट में। आगे बढ़ते हैं, पावर पॉइंट में स्पेलिंग चेक के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो वह किया जाता है F7 का। आगे बढ़ते हैं, एक देखिए साथियों, अगर इन क्वेश्चंस की आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, वहां पे जाके आप इन क्वेश्चंस की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।